हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, एक दिन के इंतज़ार के बाद, एक दिन वेट कराने के बाद और थोड़ा तड़पाने के बाद सीबीएसई ने आपका सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिया है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक भी आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उस लिंक पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सैम्पल पेपर के साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी दी गई है, मतलब उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। लेकिन सॉल्यूशन अभी आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि अभी आप बहुत सी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने अभी तक कवर करे नहीं हैं। तो सैम्पल पेपर के बारे में हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि सैम्पल पेपर आपका किस तरीके का डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सैम्पल पेपर में इंक्लूड हो गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सक्लूड हो गई हैं। मतलब सैम्पल पेपर में क्योंकि लिमिटेशन थी तो सारे क्वेश्चंस तो आपको दे नहीं सकते। तो एक एक करके हम पूरा सेक्शन वाइज डिस्कस करते हैं कि क्या आपके सैम्पल पेपर में है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप आगे जब आप तैयारी करोगे तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी नहीं है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने सैम्पल पेपर के ऊपर और आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में उसमें बताता हुआ चलता हूँ। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ दिया हुआ है। एंड सबसे जो पहली चीज़ है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टाइम आपको दिया गया है वो टाइम यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपके पास है। अब इस 2 घंटे के टाइम में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको टाइम स्पेसिफाई किया गया कितना, 2 घंटे का। ठीक है, टर्म वन के अंदर ये टाइम हमारा 1.5 आवर्स का था। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 40 हैं, ये आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी। अब मेन बात है कि जो इस पर सेक्शन है, किस तरह से पेपर को डिजाइन किया गया। आपको बताया गया यहाँ पर पेपर के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए बी सी। जो सेक्शन ए है उसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चंस है, जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे के सारे। और एक्सटर्नल चॉइस कोई नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया कि आपको 8 में से कोई 6 क्वेश्चन करने हैं। आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ठीक है, 2 क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 2 क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा कि आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो या दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी के जो 4 क्वेश्चन होंगे वो आपको करने ही करने हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ भी इंटरनल चॉइस आपको दी गई है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस है। उसके बाद आप देखते हो सेक्शन सी, इसके अंदर भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक इसके अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस आपको एक क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो इस तरह से पेपर को आपका डिजाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्वेश्चंस यहाँ पर किस किस टाइप के दिए गए। तो क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। यानी यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको यूज करना है। जो इसका ऑप्शन में दिया गया है वो भी मार्जिनल कॉस्ट है, वहां मार्जिनल रेवेन्यू है, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो यूज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। तो परपेचुटी का क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि वो सब आपके पास क्वेश्चन आपने कर ही रखे होंगे, तो आपको पता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्लास 11th के जो टॉपिक्स है उसमें से उठा के दे दिया गया, क्योंकि वहां पर ही हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट रेट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हम कैसे निकालते हैं। और यहाँ जो इसका ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये एन्युटी भी आपको 11th क्लास में दी गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन उठा के आपके 11th में दिए गए हैं, गलती से दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं कह नहीं सकते, क्योंकि 11th क्लास में आपको एन्युटी टॉपिक नहीं दिया, परपेचुटी दिया हुआ है। खैर, इसमें टर्म वन के अंदर भी कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो 11th क्लास से रिलेटेड थे। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन वाला जो कुछ चैप्टर है उसमें से ये आपको दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है यहाँ पर, और मीन वेट आपको दे रखा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालने हैं। सैंपल साइज दे रखा है, तो सैंपल प्रोपोर्शन वाला जो टॉपिक था उसमें से ये है। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कहता फाइंड द ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज। जो टाइम सीरीज है आपकी, ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको मिल गया। यहाँ पर इसका डाटा आपको दिया गया है। नेक्स्ट जो सिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको खैर ग्राफ देख के भी पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका जो एलपीपी लास्ट चैप्टर है आपके टॉपिक में अंदर, उसके अंदर से ये टॉपिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से जो सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको दिए गए। अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। ठीक है, अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह आता है तो बहुत आसान क्वेश्चन है।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ये आपको निकालनी है, बस फार्मूला आपको सीधा अप्लाई करना है। ये 11th का जो क्वेश्चन है इसको हम छोड़ देते हैं। आई होप कि 11th का जो क्वेश्चन है वो आपके जो फाइनल पेपर होगा वो उसमें नहीं आएगा। जो यहाँ पर पॉपुलेशन मीन का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। वो इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स का ये क्वेश्चन है, तो इसका फार्मूला अगर आपको आता है तो बड़े आराम से आप इसको निकाल पाओगे। फिर आपकी ट्रेंड वैल्यू है, तीन तीन साल की मूविंग एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं आती है 3 साल में। जब आगे जो 6-7 साल आ जाते हैं ना तब थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। बाकी 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी सेक्शन ए में अगर हम ओवरऑल बात करें तो कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सब यहाँ पर इजी लेवल के ही क्वेश्चन है, तो आप बड़े आराम से सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन बी पे हम चले। सेक्शन बी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस वेयर एक्स क्वांटिटी, यानी यहाँ पर जो सप्लाई फंक्शन और हमने करे थे इंटीग्रेशन का जो लास्ट टॉपिक था प्रोड्यूसर सरप्लस, जहां पर हमें निकालना होता है, तो वो टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है। सप्लाई फंक्शन उसके लिए आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करनी है वैल्यू। और जब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर ट्रेंड निकालना है बाय क्वार्टरली मूविंग एवरेज। तो क्वार्टरली मूविंग एवरेज से आपको यहाँ पर ट्रेंड सेट करना है, या फिर आप जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है उस पर आप जा सकते हैं। अगर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का फार्मूला याद है तो वो भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो 3 नंबर की वर्थ के हिसाब से क्वेश्चन ठीक है, कोई ऐसा ज्यादा नहीं है कि भाई ज्यादा लेंदी हो। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे दिया, अब यहाँ पर आपको यही पता लग रहा है कि टी की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट का ये चैप्टर है, वो क्वेश्चन है, वहां से करना है। जो टी टेबल में जो वैल्यू देखते हैं वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है, जो वी हम यूज करेंगे यहाँ पर अब वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये वैल्यू देने के बाद क्वेश्चन में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। यहाँ पर भी आपको जैसे टर्म 1 के अंदर लॉग वाला क्वेश्चन आया था, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो उस गलती को यहाँ पर रेक्टिफाई किया हुआ है। आपको यहाँ पर लॉग की जो वैल्यू है वो सब वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड वाला जो क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का जो लेवल है, इसमें जो सैंपल पेपर में अगर हम देख रहे हैं अभी तक, तो कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं दिया गया है। बाकी फाइनल एग्जाम देखते हैं कि किस टाइप का आता है। अब ये लंबी चौड़ी जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये आपको यहाँ भी बता दिया वैसे, एलपीपी का क्वेश्चन है, तो वो बता ही देगा आपको कि भाई एलपीपी से करना है आपको, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर इसमें क्वेश्चन के अंदर बस आपको मेन है कि जो इक्वेशंस आप बनाते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस बनाएंगे वो आप किस तरीके से बनाएंगे, वो आपका बन गया तो क्वेश्चन को इसको करने में कोई भी दिक्कत ज्यादा नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000 इज टू बी रिप्लेस। यहाँ पर ये सिंकिंग फंड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर in order to provide the money, ये क्वेश्चन जो ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन मतलब फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ गया आपके पास। और यहाँ पर लोन ईएमआई वाला जो क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर ईएमआई फाइंड करनी है, ईएमआई का फार्मूला आपको लगाना है। ठीक है, और ये रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड वाला क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग बैलेंस जो ईएमआई में हम यूज करते हैं। और यहाँ भी आपको ऑप्शन में जो दिया गया है ये बॉन्ड का क्वेश्चन है आपके पास। तो 14th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 14th क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें केस स्टडी आपको दी गई है। ये केस स्टडी देखते हैं कि क्या आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये इस केस स्टडी के बारे में दिया गया है आपको सारा कुछ, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, ऑपरेशन टेबल का क्वेश्चन है भाई साहब। तो यहाँ पर कहता है कि पेशेंट इज रस्ट टू द ऑपरेशन थिएटर फॉर ए 2 hour कार्डियक सर्जरी, ए पर्सन इज एनेस्थेटाइज्ड व्हेन इट्स ब्लड स्ट्रीम कंटेन एटलीस्ट 3 mg ऑफ प्रोपोफोल per kg of body weight. The rate of change of propofol is the body is proportional to the quantity of propofol. तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जो क्वेश्चन है आपका, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपको दिया गया है, जो इंटीग्रेशन का जो बात का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वहां से आपको एक केस स्टडी दी गई है, इक्वेशन यहाँ से बनेगी, इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप ये इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आपका ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपका जो पेपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर बहुत बैलेंस पेपर ही दिया हुआ है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत मुश्किल पेपर है या बहुत आसान पेपर है। सेक्शन ए काफी इजी है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में थोड़ा सा आपको काम करना है, थोड़ा सा उसमें समझना है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन इसका पूरा कंप्लीट अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आपको बहुत से टॉपिक ऐसे आपने करे ही नहीं है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर होगा कि जब आप सारा कुछ कर लेंगे, एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूं,
उसके बाद फिर हम इस सैंपल पेपर को एक बार डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन इसके आपको किस तरीके से करने चाहिए। तो बच्चों पूरा सैंपल पेपर डिस्कस करने के बाद एक कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, मेरे विचार से, जरूरी नहीं है कि वो सबका ओपिनियन सेम हो, लेकिन मेरे विचार से जो कंक्लूजन निकल कर आता है कि सीबीएसई के पास क्योंकि लिमिटेशन थी, 40 मार्क्स का पेपर था, 14 क्वेश्चन का जो आपका डिज़ाइन किया गया है, तो बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चंस बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो उसमें इंक्लूड होने चाहिए थे लेकिन किसी वजह से वो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वही लिमिटेशंस की बात है कि 14 क्वेश्चन में क्या क्या आपको दे सकते थे। जैसे अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें, बहुत वाइड चैप्टर है और आपको सिलेबस में भी सब कुछ दिया है कि पार्शियल फ्रैक्शन भी दिया है, आपको बाय पार्ट्स भी दिया है, सब्स्टिट्यूशन भी दिया है, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ भी दी हैं, ये सब कुछ दे रखा है। लेकिन ये सब कुछ देने के बाद क्वेश्चन के नाम पर हम देखते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया इंटीग्रेशन का। तो अब बात आती है कि क्या आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप क्वेश्चन को स्किप कर दो, क्योंकि सैंपल पेपर एक सैंपल होता है, एक नमूना होता है कि आपको एक डिज़ाइन बताया जाता है कि भाई सैंपल पेपर में इतने क्वेश्चन है आपके पास, ये टाइम लिमिट है, ये सेक्शंस है, एक सेक्शन के अंदर इतने क्वेश्चन है, और इस तरह से आपको इंटरनल चॉइस, एक्सटर्नल चॉइस जो भी होता है वो सब आपको एक आइडिया लग पाता है कि आपका पेपर इस टाइप का आने वाला है। ये नहीं है कि जो पेपर में क्वेश्चन उसने दे दिए सैंपल पेपर में बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहला क्वेश्चन आपने देखा इस टाइप का, बस इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। बहुत से बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन को साइड में कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन प्रॉपर उसमें नहीं है, लेकिन जब पेपर आएगा हो सकता है उसके अंदर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको पहले मिल जाए, क्योंकि वो सिलेबस में है आपको जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना है। बहुत से बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर सिलेबस में क्या क्या डिलीट हुआ है टर्म 2 का, एक बार फिर से बता दीजिए। टर्म 1 के अंदर वैसे मैंने सारा बताया था दोनों टर्म का, लेकिन फिर से मैं एक वीडियो में आपको टर्म 2 का सिलेबस बता दूंगा कि क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या डिलीट नहीं हुआ है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो अगर हम पूरे सैम्पल पेपर को देखें तो जो सेक्शंस आपको समझ में आ गए कि भाई एक सेक्शन में आपके पास पहला जो सेक्शन है उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए 2 नंबर के, अगले सेक्शन में आपको फिर 4 क्वेश्चन दिए गए 2 नंबर के, 4 नंबर के, नेक्स्ट सेक्शन में फिर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और वो आपको 4 मार्क्स के दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर किस तरह का आपका आने वाला है। और टॉपिक फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मत करना कि जो टॉपिक जो सिर्फ क्वेश्चन उसके अंदर दिए हैं सिर्फ वही टॉपिक आप करो, जैसा प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही आप करते रहो, कि जो डिलीटेड है बस वो छोड़ना है हमें, ठीक है। और बाकी चैनल पर मैंने सब कुछ अपलोड कर रखा है, वो 1-2 चैप्टर रह गए हैं वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, बाकी सब कुछ चैनल पर आपको सपोर्ट पूरा मिलता रहेगा। बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर ML अग्रवाल का जो सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी आपको हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही मैं बता दूं कि उसकी लॉन्च डेट कब होगी, तो वो आपको मिलेगा, लेकिन एंड्रॉयड ऐप पर, जो हमारी एंड्रॉयड ऐप है उस पर मिलेगा। और साथ साथ जो CBSE हैंडबुक है उसके सॉल्यूशन का जो कोर्स है लास्ट टर्म 1 की तरह ही वो सॉल्यूशन कोर्स भी आपको एज ए PDF फॉर्मेट बहुत जल्दी आपको एंड्रॉयड ऐप पर मिलने वाला है। तो उसका जैसे ही लॉन्च होता है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि वो कब से मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।